स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई सीरीज़ में। काफ़ी छोटी सीरीज़ रहने वाली है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया हूँ मैं। सुबह मैंने फ़्लाइट ली थी भाई दिल्ली से वॉर्सो की, पोलैंड की, और अब मेरी वॉर्सो से फ़्लाइट है मोल्डोवा की कैपिटल किशिनाउ की। मोल्डोवा में पहले आ चुका हूँ, यूक्रेन भी पहले जा चुका हूँ, पोलैंड भी पहले जा चुका हूँ। तो टाइटल थंबनेल से तो आपको पता चल गया है भाई कि मैं जा रहा हूँ यूक्रेन, ठीक है। और किसके साथ जा रहा हूँ इस वीडियो में बने रहो तब पता चलेगा। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से। फीवर आ रहा था, जा रहा था, सारे टेस्ट कराए भाई, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, सब कुछ नेगेटिव आया। तो मे भी कोई छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, और 4-5 दिनों से फीवर आ रहा था, जा रहा था, पर अब थोड़ा सही हो गया है। थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब है पर 99% सही हो गई है। तो भाई जाना तो था यूक्रेन, और यूक्रेन में पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद है आज तक भी, जब से युद्ध छिड़ा है उनका। तो तब से एयर स्पेस पूरा बंद है। तो आसपास की कंट्रीज़ के लैंड बॉर्डर से आप एंटर कर सकते हो, या तो रोमेनिया से कर लो, या मोल्डोवा से कर लो, या पोलैंड से कर लो। पोलैंड से ज़्यादातर लोग क्राको वगैरह चले जाते हैं, और फिर जो सिटी लिविव के पास है वहाँ से एंटर कर जाते हैं। पर मेरा फ्रेंड जो है भाई इस ट्रिप में जो ज्वाइन कर रहा है वो है परमवीर, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। उसका प्लान था, फिर मैंने कहा, मैं घर पे था, मैंने कहा यार आऊँ क्या मैं 4-5 दिनों के लिए, तो कहता आ जा। फिर मेरा प्लान कैंसिल भी हो गया था एक बार, मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही। फिर कह रहा भाई मैं नहीं जाऊँगा तेरे बिना, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा मेरा। तो मैंने कहा भाई ठीक है चल आता हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो। और भाई तबीयत मेरी ठीक हो गई, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फ़्लाइट कराई रखी थी, तो काफ़ी महंगी फ़्लाइट पड़ी है वैसे भाई। दिल्ली से वॉर्सो डायरेक्ट 15-16 हज़ार में मिल जाती है, पर ये वाली फ़्लाइट भाई 30 हज़ार की पड़ी किशिनाउ तक की। मतलब वैसे जनरली ट्रांजिट वाली भी सेम ही रेट में पड़ती है, पर ये 1 वे 30,000 की पड़ी, क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो मैंने कहा 4-5 दिनों के लिए मैं आ सकता हूँ। तो यूक्रेन हम सिर्फ 4-5 दिन है। पिछले वाले आप ट्रिप सोच रहे होगे क्या हुआ क्यूबा के बाद। क्यूबा के बाद भाई मैं चला गया था कनाडा, कुछ काम वाम था मेरे को। फिर मैं चला गया था भाई जापान, जहाँ पे क्लूक की आपने वीडियो देखी, 7 दिन में क्लूक वालों के साथ था। फिर मेरा भाई वहाँ पे था ग्रुप टूर 10 दिनों का, तो फिर ग्रुप टूर वाले बंदों के साथ था। फिर मैं जापान से चला गया था थाईलैंड, वहाँ पे मेरा ग्रुप टूर था, तो मैं उन लोगों के साथ था। फिर मैं थाईलैंड से आ गया था अपने घर भाई। 1-1.25 महीने की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, सिर्फ क्लूक वालों के अलावा। उसकी भी एक ही वीडियो डाली है मैंने, क्योंकि लोगों को होता है कि कहाँ से कहाँ गया बंदा, कहाँ जाके जर्नी ख़त्म हुई। तो लगभग ये मान लो क्यूबा में ख़त्म सी हो गई थी, और तो फिर मेरे 2 ग्रुप टूर चल रहे थे। चलो भाई चलते हैं किशिनाउ। लो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30, और ये हम पहुंच चुके हैं किशिनाउ। और इसी एयरपोर्ट पे भाई मैं आया था संटी भाई के साथ थोड़े 6-7 महीने पहले, और यहाँ से बस मेरी आंखों के सामने से निकल गई जैसे पिछली बार निकली थी। अब वेट कर रहे हैं और फिर पहुँचेंगे सिटी सेंटर। लो भाई ये एयरपोर्ट से मैं पहुँच गया हूँ किशिनाउ के शहर में, और अब जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। परमवीर पहले ही बैठा है रेस्टोरेंट में, ऑर्डर भी कर दिया, फिर जाके रेस्ट करेंगे। कल सुबह जल्दी निकलने का प्लान है कि जल्दी से जल्दी जाके जितना ज़्यादा टाइम हम यूक्रेन में स्पेंड कर सके उतना बेटर रहेगा। तो ये वापस आ गए भाई, कभी सोचा नहीं था
कि वापस से मोल्डोवा आऊँगा, पर आ गए। लो भाई, ये आ गया था मेरा बर्थडे केक, और ये परमवीर ने मंगा दिया। क्या मंगाया ये? चिकन कबाब है। चिकन कबाब अपने जैसा ही मंगा दिया बिल्कुल। इसको लग रहा है कि मैं इसके जितना खाऊंगा। तो तेरा बच्चा और मैं खाऊंगा ना, वो तो मैं बेचूंगा ना तेरे को। चलो भाई, स्वागत है आप सभी लोग का एक नए दिन में। यहाँ पे रुका था मैं कल रात को आर्ट रस्टिक। परमवीर आ गया था एक दिन पहले, मैं पहुंचा था कल। तो वैसे तो लेट हो गए हैं, निकलने का प्लान था 6-7 बजे 8 बजे तक निकल जाते, पर अभी बज रहे हैं 10 लगभग। तो अभी एक कैफ़े जा रहे हैं जो परमवीर कह रहा है भाई बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, देखना ही चाहिए ये वाला कैफ़े। तो यूक्रेन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा भाई चल पहले। भाई पहली बात तो 6 बजे तो अंधेरा होता, कोई फायदा नहीं था निकलने का। अच्छा। दूसरी चीज, आज इधर कोई फेस्टिवल है। ये रिसेप्शन वाली लेडी भी वही कह रही थी, कल स्टेज पे जच रहा था, कह रही थी आज सारा सेंटर जचा हुआ होगा। अरे तो अभी थोड़ी ना कुछ होगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, सुबह सुबह तो ठंड में सारे। चलो फिर कैफे चलते हैं, खाते पीते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और फिर निकलते हैं बस स्टेशन की तरफ। देखते हैं कितने बजे तक हम ओडेसा पहुंच पाते हैं, क्योंकि आज शाम की हमारी ट्रेन है। क्योंकि ओडेसा में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो हमने कीव की ट्रेन आज शाम की करा रखी है। मोल्डोवा के इसी पार्क में मैं दिसंबर के महीने में घूम रहा था, जब सारे पेड़ गंजे हो रखे थे। अब देखो यार कितना ज़्यादा हरा भरा हो रखा है। तो ये यूरोप में ये है कि गर्मियों में आप थोड़ा आओगे ना तो ऐसे हरा भरा मिलेगा। अभी भी थोड़ा कम हरा भरा है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो चुका है, मतलब सर्दियाँ आ चुकी हैं। आज भी मतलब 3-4 डिग्री टेम्परेचर है मिनिमम, तो पत्ते झड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा और पहले आते तो और ज़्यादा ग्रीनरी मिलती। ये वाला कैफ़े था जो परमवीर कह रहा है बहुत अच्छा है, देखते हैं जाके। क्रीम देला क्रीम भाई ये आई है परमवीर की कॉफ़ी, इतनी बड़ी। मेरे हाथ में देख कितनी है, ये छुपा लूं वहीं से। और इसका पानी क्यों है? पानी तो प्यास लगे इसलिए। पानी भी बहुत बड़ा है भाई, क्या प्यास है भाई। ये मैंने मेन्यू में देखा शाक्षु का, ये मैंने खाया था इजराइल में, लगभग 5 साल पहले खाया होगा। मेरे को सही लगा था उस टाइम, देखते हैं कैसा है। ये तो हटा देंगे, वैसे सही है। और ये 2 मीठे मंगाए थे। चलो भाई, खाना पीना खा लिया था। परमवीर ने बताया था ये वाला कैफ़े ना यहाँ पे किशिनाओ में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कैफ़े है, अमीर अमीर लोग आते हैं। तो हमने 3-4 चीज़ें मंगाई थी, तो बिल आया कुछ $20, मतलब काफ़ी सस्ता है मोल्डोवा। अब यूक्रेन का मैंने बताया था भाई, एक तरफ से तो पूरा रशिया से घेर रखा है। नॉर्थ में यूक्रेन के लग जाता है बेलारूस, इस साइड आपका वेस्ट में पोलैंड लग जाता है। पर परमवीर इस टाइम मोल्डोवा में था, तो हमने सोचा मोल्डोवा चलते हैं। ओडेसा जाने का कोई खास मकसद था नहीं, मतलब हमारा जाने का तो कीव ही था, क्योंकि वहाँ पे ही थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है कि क्या हुआ है। तो ओडेसा से फिर ट्रेन लेके जाएंगे, पर अभी ओडेसा तक कैसे पहुँचेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है लगभग। यहाँ से 150 किलोमीटर तो मोल्डोवा के अंदर जाना है हमको, और फिर 50 किलोमीटर मोल्डोवा के बॉर्डर से ओडेसा है। तो जा रहे हैं बस स्टेशन, देखते हैं बस कितने बजे की मिलती है, कितनी देर में पहुँचते हैं। बॉर्डर पे क्या क्या पूछते हैं हमसे कि भाई इस टाइम पे क्यों घूमने आ रहे हो, ये वो। वैसे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई किया था हमने, अप्रूव होके आया है, तो फिर अलाउ भी करना चाहिए जाना। मेरे को लगता नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उनको भी इस टाइम पैसों की ज़रूरत है टूरिज़्म से। तो चलो चलते हैं भाई। ये पहुंच गए हम बस स्टेशन पे। अब देखते हैं कौन से वाले बॉर्डर के लिए हमको बस मिलती है। काफ़ी सारे बॉर्डर हैं यूक्रेन से लगते हुए मोल्डोवा के, पर ज़्यादातर बॉर्डर ना ट्रांसनिस्ट्रिया ने घेर रखे हैं। तो देखते हैं कहाँ की बस मिलती है। परमवीर, सामने कासा है, वहाँ से टिकट पूछ ले उड़ीसा की। उड़ीसा की? हाँ। ये कहीं अपनी इंडिया की उड़ीसा की भुवनेश्वर की काट के ना दे दे। भाई ये वाला बस स्टेशन था जिससे मैं तिरासपोल गया था ट्रांसनिस्ट्रिया। तो मेरे को लगा यहीं से चलती होगी, इतना सा शहर है, कितने ही बस स्टेशन होंगे। पर वो बोले नहीं, ये वाला सेंट्रल बस स्टेशन है, ओडेसा जाना है तो नॉर्थ वाले पे जाओ। तो नॉर्थ वाले के लिए टैक्सी करी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, पैदल चलने का मन नहीं था, लेट भी हो रहे हैं, तो टैक्सी आ रही है। टैक्सी में नॉर्थ वाले चलते हैं बस स्टेशन, फिर वहाँ से चलते हैं, देखते हैं ओडेसा आज पहुँच भी पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। भाई 2 किलोमीटर आने में लग गए हमको 25 मिनट, और अब चलते हैं भाई यहाँ से। ज़्यादा लगे 25 से भी ज़्यादा लग गए, 12 बज गए भाई।
बहुत ही लेट हो गए। 12 तो हमको ये प्लान था, 12 तो उड़ीसा पहुंच जाएंगे, पर अब तो यहाँ से देखो मिलती भी है कुछ या नहीं मिलती, ये बात है। ये है गारा ऑटो नॉर्थ। यहाँ पे खड़ी तो हैं बसें काफ़ी सारी, बड़ी वाली भी हैं छोटे वाली भी। उस वाले में सिर्फ छोटे वाली खड़ी होती हैं। लो भाई, जैसे ही बस स्टेशन पे आए ना, सामने सबसे पहली बस जो मेरे को खड़ी दिखी वो ओडेसा की खड़ी दिखी। और मैं थोड़ी सी रशियन याद है कैसे पढ़ते हैं, तो 12:30 चलेगी ये बस। और इसकी टिकट ले ली है। बैगेज कह रहा है वहाँ रख दो, पर ये मेरे पास तो यही है, ये तो अपने साथ ही लेके जाऊँगा मैं। चलो, कितने लिए? 20 यूरो पर पर्सन। किस्मत बहुत ही सही थी कि 12:30 बजे की बस थी। अब जो यहाँ से डिस्टेंस है ओडेसा का वो है 195 किलोमीटर। अब बीच में वो जो ट्रांसनिस्ट्रिया आता है उसको हम पार नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल साउथ में से जाके ओडेसा में एंट्री करेंगे, मतलब यूक्रेन में एंट्री करेंगे। तो शाम के 5-1 बजे पहुँच जाएंगे ओडेसा, और शाम की 7:30 बजे की ट्रेन है। तो 1-2 घंटा ओडेसा घूमेंगे, देखेंगे पहला इंप्रेशन कैसा रहता है, और फिर ट्रेन लेके चलेंगे की। और भाई अभी मैंने चेक करा कि आज की तो चलो बस ठीक है, इनकी साइट पे चला गया मैं svs.md पे। मैंने कहा चेक करता हूँ भाई, शाम तक बसें चल रही हैं। रात के 12 बजे से बस शुरू होती है चलनी, और रात के 10 बजे तक चलती है, मतलब 24 घंटे बस चलती है भाई यहाँ से ओडेसा के लिए। दिन में 16 बस ऑपरेट करती है कंपनी, 16 बस जाती हैं ओडेसा एक दिन में, मतलब हर घंटे बस चल रही है यहाँ से। मतलब वॉर का ठीक है असर है कई सारे पार्ट्स में यूक्रेन में, पर ओडेसा वगैरह जैसे शहरों में अभी असर शायद इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। 16 बसें तो एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, और भी सारी कंपनियाँ होंगी जो ऑपरेट करने लग रही होंगी। भाई अभी किशिनाउ से निकलने वाले हैं, और पूरी बस में 50 सीटों में ना भाई मुश्किल से 8 बंदे आए हैं, और सारी की सारी लेडीज़ हैं। परमवीर ने बात नोटिस करी, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़के हैं ना उनको यंग लड़कों को देश से बाहर जाना भी अलाउड नहीं यूक्रेन में, और उनको फ़ौज में पोस्टिंग करनी पड़ती है। अभी जब से जंग चालू हुई है तो ज़्यादातर लेडीज़ हैं, और सिर्फ भाई पूरी बस में 10 बंदे हैं। क्या पता बीच में भरे, पर मेन सिटी से ही भर के नहीं चल रही, तो बीच में ऐसा कौन सा गांव आ जाएगा जिसमें भर जाएगी बस। चलो देखते हैं जैसा भी रहता है। टाइम हो गया शाम के 3:30, 12:30 चले थे। 3 घंटे चले हुए हो चुके भाई हमको, और 3 घंटे से ऐसा ही नज़ारा चल रहा है। खेत ही खेत है, खेत ही खेत, कुछ भी नहीं आया। मतलब छोटे छोटे गांव, 1-2 घर वाले गांव आए हैं, और अब हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर पे बस। ये पहुंच गए भाई हम बॉर्डर पे। अभी मोल्डोवन साइड ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस वाला चलाए, तो यहाँ पे इसने कहा टॉयलेट यूज़ कर लो जाके। सिर्फ 55 किलोमीटर लगभग ओडेसा रह गया भाई। वो लगा हुआ यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, मोल्डोवा और यूक्रेन का फ्लैग भी लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन का यहाँ क्यों लगा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, परमवीर ने बताया ये काउंसिल ऑफ यूरोप का फ्लैग है, जिसका फ्लैग यूरोपियन यूनियन ने कॉपी करा है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप में तो सारे ही जो जितने भी यूरोपियन देश हैं सारे आते हैं। भाई रात के बज गए 1:30, और हम पहुंचे हैं ओडेसा। मैं इस कैमरे को आगे शिफ्ट करता हूँ, वरना मेरे को आगे का कुछ नहीं दिखेगा, मैं जाके किसी दीवार में बैठ जाऊँगा। आगे का नज़ारा आप देखो, ये है भाई। टैक्सी वाले ने तो टैक्सी स्टैंड पे उतार दिया। यहाँ लगा हुआ है पूरे ओडेसा शहर में, पूरे यूक्रेन में 10 बजे के बाद होता है कर्फ्यू। अब कर्फ्यू में हालत देखो शहर की। एक बंदा नहीं दिखा भाई हमको चलता हुआ। एक ट्रक गुजरा था अभी, और थोड़ी उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे सायरन बज गया हो भाई। हम दोनों की फट गई, क्योंकि कर्फ्यू है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और क्या पता कहीं से कोई गोली चल जाए और हमको गोली मार दे कोई। हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, पर हो सकता है। तो अभी हम ना होटल की तरफ जा रहे हैं, जो हमने ऑनलाइन बुक कर रखा है, पर ऐसा लग रहा है भाई किसी भूतिया शहर में से गुजर रहा हूँ मैं। और इनका
सेकंड या थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी सिटी है ये। और एक बंदा नहीं है भाई, एक बंदा, एक चीज़ नहीं खुली हुई, सब बंद है। मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हम 1:30 बजे, दोपहर के 12:30 के चले हुए, अब पहुँचे हम बॉर्डर पे। हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी कहानी बताऊंगा, पर अभी आप हालत देखो यार। मुश्किल से हम होटल बस पहुंचने वाले हैं, 8 मिनट दूर था बस स्टेशन से। और यहाँ पे अगर किसी फौजी ने हमको पकड़ लिया, सामने से एक बंदा जा तो रहा है, और पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, लैंग्वेज वैसे ही नहीं आती, समझा पाएंगे नहीं, फटाफट होटल चलते हैं। कुत्ता भी नहीं दिख रहा भाई एक हमको इस समय पे। यहाँ पे कुत्तों को भी कर्फ्यू लग गया मेरे को लग रहा है। इस साइड देखो आप भाई, कौन कह देगा कि यूक्रेन का सेकंड या थर्ड बिगेस्ट सिटी है, यही है मेरे को लग रहा है होटल ना, ये वाला है शायद, ब्लैक सी। हाँ ब्लैक सी। हमने कहा काफ़ी बड़े वाला होटल बुक करते हैं ताकि 24/7 चेक इन मिल जाए, ये वाला होटल है भाई। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कहानी जो कि मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगा कि दोबारा हुई है। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है पहले, सेम देश में सेम चीज सेम तरीके से हो चुकी है, पर ऐसा लगा कि भाई दोबारा हो रही है 6-7 साल बाद। तो ये कहानी है भाई यूक्रेन एंटर करने की, जंग के बाद। अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना 2025 में। तो मैं चला गया था घर, अपना जापान वगैरह का ट्रिप सब कुछ करा करू के घर पहुंच गया था मैं। फिर परमवीर का एक दिन मैसेज आता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यूक्रेन। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चला जा। तो फिर मेरा मन हुआ 4-5 दिन बाद जब इसने वीजा अप्लाई कर दिया, तो मैंने कहा भाई मैं भी चलूंगा यार। तो कहता ठीक है, मेरा तो वीजा आ गया, लिमिटेड डेज का वीजा देते हैं आजकल यूक्रेन वाले, ये नहीं कि 30 दिन का वीजा दे दिया आप चले जाओ। तो कहता कोई नहीं, मैं दोबारा वीजा अप्लाई कर दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, दोनों वीजा हम लोग दोबारा अप्लाई कर देते हैं। हमने दोबारा वीजा अप्लाई करे, दोनों के वीजा अप्रूव हो गए। मैंने फ्लाइट ली भाई दिल्ली से पोलैंड की, पोलैंड से मैं गया किशिनाउ, मोल्डोवा की कैपिटल, और परमवीर ऑलरेडी मोल्डोवा में यूरोप घूम रहा था तो मोल्डोवा पहुंचा हुआ था। तो वैसे मैंने बोला था कि भाई पोलैंड से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा थोड़ा, पर परमवीर ऑलरेडी मोल्डोवा था तो वापस मोल्डोवा से क्राकोवा आओ फिर बॉर्डर तक जाओ तो लंबा पड़ जाता, और मेरे को सेम ही प्राइस में फ्लाइट मिल रही थी मोल्डोवा तक की। तो मैं मोल्डोवा पहुंच गया भाई। मोल्डोवा पहुंचने के बाद एक रात वहां पे हम रुके थे और अगले दिन हम निकले थे यूक्रेन के बॉर्डर के लिए। तो वो सारी वीडियो तो मैंने बनाई थी, सही माहौल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी फ्लाइट में, कोई इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं आई। मोल्डोवा के फट सब कुछ हो गया था, सही चल रहा था। अपना सुबह ब्रेकफास्ट करने गए थे हम, और फिर हम पहुंचे थे बस स्टेशन पे जहाँ से मैंने पिछले साल बस ली थी ट्रांसनिस्ट्रिया की। उस बस स्टेशन में वो कहते हैं कि भाई वहां से बस नहीं मिलेगी आपको, नॉर्थ वाले बस स्टेशन चले जाओ, वहां से आपको सारी यूक्रेन जाने वाली सारी बसें, बड़ी वाली बसें मिलती है। वहां से तो सिर्फ छोटी मिनी वैन चल रही थी सेंटर वाले से। तो हम नॉर्थ बस स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पे खड़ी मिलती है ओडेसा की बस जो कि 12:30 बजे की थी, जैसे आपने सब वीडियो में देखा। उसकी टिकट ले लेते हैं, 20 यूरो दे के हम ओडेसा तक की टिकट खरीद लेते हैं उस बस की। और फिर हमको लगता है कि लगभग 4.5 घंटे में हम 5 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 7:30 की ट्रेन है, ट्रेन लेके हम चलेंगे कीव, क्योंकि ओडेसा आने का कोई स्पेशल मन नहीं था, पर यहाँ से सबसे पहले ओडेसा ही पड़ रहा था। और कीव है मेन तो भाई, जहाँ पे सब कुछ मतलब आपको जंग के बाद का देखने को मिलेगा, या फिर घूमने वाली सिटी या फिर जो भी है वो कीव और लिविव है। ओडेसा इतना फेमस इस चीजों में नहीं है। बस हमको पहुंचाती है लगभग, ये मान लो 12:30 चलने के बाद 4:30 बजे, 4:30 पहुंचाती है ना कुछ, या 3:30 पहुंचाती है? 3:40 पे बनो इमिग्रेशन पे। अच्छा 3:40 पे हम, हाँ 3.5 घंटे में बॉर्डर पे पहुंच गए थे हम। लगभग बॉर्डर है 130 या 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। बॉर्डर पहुंचने के बाद वो बॉर्डर पे रोक देता है बस, जैसे आपने देखा बसों को एंट्री नहीं मिल रही थी, धीरे धीरे करके एंट्री दे रहे थे सब लोगों को। तो वो कहता है टॉयलेट वगैरह यूज कर लो, तो हमने टॉयलेट वगैरह यूज कर ली, सब कर लिया। फिर बसों का टाइम आता है आगे अंदर जाने का, बस अंदर चले जाते। और हमको ये था कि भाई एक ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, पर इन्होंने ही हमारे टूरिस्ट वीजाज अप्रूव करे हैं। कुछ ऐसा स्पेशल वीजा नहीं था हमारे पास कि भाई मीडिया का वीजा है या फिर कुछ वीजा है, नॉर्मल टूरिस्ट वीजा जो आप लोग भी जाके आज की तारीख में यूक्रेन की साइट पे जाके $20 देके अप्लाई कर सकते हो। हमने अर्जेंट वाला करा था $40 देके, और वो हमारा अप्रूव हो गया आया था। और डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं, हमने बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सब डाला था और अप्रूव हो गया आया था टूरिस्ट वीजा, ठीक है, कोई स्पेशल वीजा नहीं, टूरिस्ट वीजा, ठीक है। बस पहुंचती है बॉर्डर पे, पहले आते हैं मोल्डोवा वाले, क्योंकि उनसे एग्जिट भी तो करानी है ना हमको। तो मोल्डोवा वाले आते हैं, वो कहते हैं मोल्डोवा का वीजा दिखाओ। तो हमने कहा शेंगन वीजा पे हमने एंट्री लिया, दोनों नहीं,
तो कहते ठीक है वो लेके चले जाते हैं पासपोर्ट। फिर आते हैं भाई वो 5 मिनट बाद मोल्डोवा वाले ही वापस बस में और कहते हैं कि भाई तुम दोनों इंडियंस बाहर आ जाओ, अपना सारा सामान लेके आ जाओ, ठीक है। तो हमको लगा नॉर्मल है, क्योंकि मैं जब एक बार बोस्निया से क्रोएशिया भी क्रॉस कर रहा था, पूरी बस में से एक बंदे को लेके गए थे जो कि एक इंडियन था, वो था मैं। पूरा एक स्पेशल कमरे में लेके गए थे, चेकिंग वेकिंग करी थी पूरी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी थोड़ी बहुत, पूरा बैग वैग खंगाल दिया था, पता नहीं क्या ही कैरी कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही कैरी कर सकता हूँ और पूरे बस में किसी की हिम्मत नहीं है वो चीज़ कैरी करने की, सिर्फ मैं ही कैरी कर सकता हूँ 50 जनों में से। तो क्रोएशिया में भी ऐसा करा था। तो ठीक है भाई, नॉर्मल है, आदत हो गई है। तो हम उठ के चल दिए और बैग वैग निकाला। मेरे पास तो एक छोटा सा बैग था, स्कैनर में डलवाया बैग। स्कैनर से बाहर निकलते ही पहला सवाल ये था, एक बंदे ने मेरे से पूछा डू यू स्मोक। मैंने कहा नहीं, हम स्मोकिंग नहीं करते। तो कहता अच्छा, स्मोक से मतलब होता है उनका कुछ गांजा वांजा तो नहीं लेके आए हुए जो फूकते हो ये, ठीक है। हमने कहा नहीं। तो फिर वो कहता मेडिसिन है। तो हमने कहा हाँ मेडिसिन है। और जैसे मैं वीडियो में बताने लग रहा था कि भाई मैं थोड़ा बीमार हो गया था, पोलैंड के एयरपोर्ट आपको बता रहा था कि बीमार हो गया था। जिंदगी में पहली बार मैं मेडिसिन कैरी कर रहा था अपने बैग में, जिंदगी में पहली बार। और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ मेडिसिन कैरी करनी, चाहे छोटी सी पैरासीटामोल का पत्ता ही क्यों ना, मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि भाई किसी को समझाना ना जाके कि भाई ये तो सिर्फ बुखार की दवाई है, महाभारत से कम नहीं होता, ठीक है। तो मैं अवॉइड करता हूँ। पर मैंने कहा हाँ भाई कैरी कर रहा हूँ। भाई मेरे पास कोई वैसी वाली दवाई तो थी भी नहीं, आयुर्वेदिक दवाई थी मेरे पास, पतंजलि वाली, जिससे वो प्लेटलेट काउंट वगैरह बढ़ते हैं, क्योंकि डेंगू वगैरह ज्यादा फैला हुआ था ना, तो वो वाली दवाई लेके आया था मैं। वो वाली थी। कहता किसके लिए, मैंने कहा बुखार के लिए है, ये है। फिर परमवीर की क्या आदत है कि भाई ये कैरी करता है काफी सारी दवाई, पेट के दर्द की, बुखार की और पता नहीं किस किस चीजों की, कई पत्ते उस चीज के भी, ठीक है। तो भाई इसके बैग में से निकाली कि भाई ये तो दवाइयां हो गई इतनी सारी। तो कह रहे ये तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप लेके ही नहीं जा सकते। मोल्डोवा वाले कर रहे हैं ये, अभी तक तो इमिग्रेशन का हमको पता ही नहीं कि हुआ है हमारा, नहीं हुआ है, स्टैंप लग गई है, नहीं लगी है, और ये कौन बंदे खड़े हैं टेबल के चारों तरफ। मतलब ये मान लो कम से कम 10 बंदे खड़े थे हमारी तरफ, या ऐसे सर्कल सा बना के, और कह रहे ओ भाई ये दवाई तो बहुत सारी लेके आ गया, ये वाली लेके आ गया, ये वो। और इसकी दवाई पे लिखा था प्रिस्क्रिप्शन नीडेड लेने से पहले, ठीक है। वो सब दवाइयों पे लिखा होगा और पूरी दुनिया में यही है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई केमिस्ट आपको दवाई नहीं दे सकता। पर यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको, इंडिया में तो मिलती है, हर बंदे को मिलती है। और एक नॉर्मल दवाई हर बंदा कैरी करता है अपने साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। इतने देश घूमने के बाद मेरे को नहीं लगता पर मेरे को कहीं रोका है। तेरे को रोका है कहीं पे आज तक? कहीं नहीं रोका भाई सेम ही बैग रहा है मेरा अभी तक, हर देश में सेम ही पत्ते रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सारे देश, नॉर्थ अमेरिका के सारे देश, हमेशा सेम वही बैग रहता है। और वो दवाइयां है भी साल से ज्यादा पुरानी, वो बैग में यूं पड़ी रहती है। वही पत्ते लेके मैं सारे देश घूमता हूँ कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए। और मोस्टली वो दूसरे लोगों की मदद करने के काम आती है हमेशा। अभी भी 1 हफ्ते पहले हॉस्टल में एक लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उसे दिए थे 2 पत्ते उसमें से। पर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई बुखार की, कोई पेट की एंटीबायोटिक, कोई पेट, मतलब ऐसी दवाई कि मतलब नॉर्मली आप कैरी करोगे और हर बंदा करता ही होगा दुनिया में। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत अपना मेडिकल किट सा हर बंदा लेके चलता है कि भाई बाहर घूमने जा रहा हूं मैं, तो एक बुखार की तो दवाई ले ही चलो, है ना भाई। वो निकली सारे ऐसे हो गए, अरे भाई पता नहीं क्या ही कैरी कर रहे हैं दोनों बंदे, और भाई इन्होंने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, ये कर दिया है। फिर एक बंदे ने मेरे को साइड में ले जाके ट्रांसलेट में दिखाया, मतलब थोड़ा सा साइड में लेके गया बस, कि आपको फाइन लगेगा। मैंने कहा भाई, पहले मेरे को ऐसा लगा ब्लू कॉस्ट्यूम में थे वो सारे, मेरे को लगा मोल्डोवा वाले हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा भाई तुम्हारे देश में तो ऑलरेडी हम लेके आ चुके ना ये चीज, तो तुम क्यों फाइन कर रहे हो इस चीज का? जाना है हमको, यूक्रेन है तो यूक्रेन वाले करेंगे, करना होगा तो फाइन। तो मैंने उसको टाइप करके बोला कि यूक्रेन वाले हमको फाइन करेंगे ना, तो उसके दिमाग में आया मैं तो मोल्डोवा वाला हूँ, क्या बोल लूं, पर इनका पागल तो बना ही सकते हैं। उसने यस बोल दिया, कहता हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, यूक्रेन वालों को फाइन वाइन जो भी होगा हम दे देंगे। फिर वो मेरे को दोबारा ट्रांसलेट करके दिखाता है। मेरे बैग में से मतलब 2 पत्ते निकले थे, इसके बैग में से मान लो कि निकले होंगे 10 पत्ते, दो पत्ते, हाँ 2 पत्ते हर चीज के, मतलब 2 पत्ते बुखार के, 2 पत्ते डायरिया के, मतलब निकले होंगे इतने पत्ते, है ना। कह रहे भाई ये तो इलीगल है। हमको समझ में आ गया जैसे ही मैंने यार वो फाइन की चीज वो ट्रांसलेट करके कोई बताने लग जाए ना, मतलब वो पैसे खाना चाहता है, सीधी सी बात है। वरना वो फॉर्म लेके आ जाएंगे, डिक्लेयर करो यहाँ पे आपका ये फाइन है, ये है, वो है। इतना टाइम नहीं लगाते डेवलप्ड देशों में, यूरोपियन टाइप देशों में और अमेरिका टाइप देशों में, वो तुरंत फाइन काट के आपको दे देते हैं और सीधा बोल देते हैं फाइन लगे। इतने सब बैठ के डिस्कशन नहीं मचाते कि भाई क्या चल रहा है ना। भाई हमने कहा ठीक है भाई, अब मैं आ रखा हूँ इंडिया से स्पेशल 6 दिनों के लिए यूक्रेन जाने के लिए,
ठीक है। परमवीर का पहली बार जाना यूक्रेन था जिंदगी में, तो इसकी भी कंट्री काउंट होनी थी भाई मेरे लिए। मैं इतनी दूर से आ रखा था, अगर मैं यूरोप में ही घूम रहा होता, मैं तो पहले गया हूँ, मेरे को इतना नहीं है कि भाई वॉर का जाके दिखाऊं। मैंने कहा चलो 5-6 दिन टाइम पास हो जाएगा, इसलिए आ गया। मैंने कहा भाई 1-1.5 लाख यहाँ पे खर्च हो रखे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक बार सोच लिया था कि फाइन दे देंगे, पर फिर भी परमवीर ने अपने दोस्त से बात कराई जो यूक्रेनियन बंदा था। फिर इतनी देर में क्या हुआ, वह मोल्डोवन बंदे जो मेरे को लग रहा था कि मोल्डोवन है, साथ में यूक्रेनियन बॉर्डर गार्ड ग्रीन ड्रेस में भी आके खड़ा हो गया, और वो भी ऐसे मुंह बना ओ अरे भाई ये तो भाई तू बम लेके आ गया, ये तो भाई बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये नहीं है। मतलब उसने भी ऐसा मुंह बना लिया, उसने भी कोई सपोर्ट नहीं करा। ये मान लो 0 सपोर्ट था उस बंदे की तरफ से भी कि हाँ भैया यूक्रेन में तो आप अलाउड हो, या फिर वो लिख के ही चला जाता यूक्रेन में तो आप वेलकम हो, ये मोल्डोवा वाले आपके साथ दिक्कत कर रहे हैं। ऐसा उसने कुछ भी नहीं लिखा। उसने भी कहा हाँ यार ये क्या लेके आ गया, तो ये सब क्या है ना। उसने ऐसा मुंह बनाया कि जैसे भाई मेरे को भी नहीं पता, तू बहुत अजीब चीज लेके आया जैसे, है ना भाई। वो सारे मिले हुए जो थे आपस में, हाँ नहीं, पहले मेरे को लगा कि एक मोल्डोवन है एक यूक्रेनियन है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि भाई यूक्रेन वाला भी मुंह बनाने लग रहा है, ये भी मुंह बनाने लग रहे हैं। फिर भाई उस बंदे ने मेरे को ट्रांसलेट करके फिर दिखाया, मेरे से अलग बंदा बात करे, परमवीर से अलग बंदा बात करे, खड़े साथ साथ ही थे, कि भाई आपके दोस्त के पास बहुत ज्यादा मेडिसिन है, अगर इसको आगे जाना है ना तो फाइन पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई देखते। मैंने उसको इग्नोर सा कर दिया, मतलब ऐसे कि ना बस ठीक है ओके 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 ऐसे करके, मतलब ऐसे छोटा सिपाही टाइप था, कोई ऐसा बॉस वॉस नहीं आया था उनका। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी देर में परमवीर अपने दोस्त से बात कर रहा था। भाई यार बस भी निकल गई हमारी इस सब चीजों में, सबके सामने बस से उतार के लेके जाते हैं हमको, बस भी चली गई, ड्राइवर भी कितना ही वेट करेगा भाई, बस निकल गई। फिर वो बंदा कहता मेरे साथ बाहर आ, मेरे को अलग से ले गया और कहता भाई देख अगर इसको आगे जाना है तेरे दोस्त को तो फिर फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कितना फाइन, कहता मैं पता करके आता हूँ। फिर मैंने परमवीर को आगे बताया भाई फाइन बोल रहा है, दे देते हैं यार, मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, तू भी भाई पहली बार यूक्रेन जा रहा है, इतना सब प्लान कर रखा, आगे की ट्रेन बुक कर रखी है, सब कुछ सोच रखा है। मैंने कहा दे देंगे फाइन। भाई वो थोड़ी देर बाद आता है बंदा, कहता है $100 फाइन है। मैंने कहा ठीक है भाई कैसे देना है तेरे को $100। मैंने कहा भाई निकाल परमवीर $100। अब मैंने कहा थोड़ा डिस्कस करते हैं उस बंदे को, मैंने बोल दिया ठीक है डिस्कस करते हैं। फिर यार हमारा बार्गेन करने का मन नहीं हुआ, हमको पता था रिश्वत ही चल रही है। तो फिर कहता उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री टू गो। ठीक है भाई हमने कहा दे देते हैं और चलते हैं, क्योंकि ट्रेन निकल जाएगी हमारी, प्लस सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं 5 दिनों तक आया हूँ भाई, दिवाली से पहले घर भी पहुंचना है वापस, तो एक भी दिन मेरे पास एक्स्ट्रा, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं था भाई मेरे पास। मैंने कहा निकाल भाई $100। कहता वो बंदा कहता अपने पासपोर्ट में रख और फिर मेरे को दे। मैंने कहा भाई पासपोर्ट तुम्हारे पास है? कहता भाई तेरे बैग में मैंने देखा है एक और पासपोर्ट है, उस वाले पासपोर्ट में ऐसे, उस वाले पास मैं समझ गया भाई ठीक है। उस पासपोर्ट के बीच में रखा मैंने, एक गलियारी से मैं गया, मैंने उसको पासपोर्ट दिया, उसने लिया मेरे से पासपोर्ट, वो चला गया। मैं परमवीर के पास आके खड़ा हो गया, 1 ही मिनट बाद वो वापस आया, उसने मेरा पासपोर्ट वापस दे दिया, $100 का नोट उसने निकाल लिया। इतने में मेरे को लग रहा है कि भाई ये सब यूक्रेनियन लोग कर रहे हैं, यूक्रेनियन कस्टम्स वाले करने लग रहे हैं कि भाई, क्योंकि यूक्रेन को दिक्कत है ना भाई, हम उनके देश में लेके आ रहे हैं। और वो बंदा भी ट्रांसलेट करके ये बोल रहा है कि भाई नहीं यूक्रेन में आप ये सब नहीं लेके जा सकते, यूक्रेन में ले जाना अलाउड नहीं है। और यूक्रेन वाले ने भी, जो बॉर्डर गार्ड था, जो सच में पता चल रहा था यूक्रेन का है, उसने भी आगे ऐसे मुंह बनाया भाई ये तो नहीं, मतलब अपनी सपोर्ट नहीं दिखाई, ठीक है। और मोल्डोवा वाले हमको पता नहीं चला कि वो मोल्डोवा वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी फ्लैग नहीं लगा रखा था, ना यूक्रेन का ना मोल्डोवा, कोई अपने पुलिस का चिन्ह लगा रखा था, जो कि हमको पता नहीं था किस पुलिस का चिन्ह। अब करप्ट देश दोनों है ये, यूक्रेन भी करप्ट है पूरे का पूरा, और मोल्डोवा भी करप्ट है। यूरोप में सबसे ज्यादा करप्ट कहते हैं मोल्डोवा को भी, जो डोंकी आजकल लोग मार रहे हैं वो मोल्डोवा से मारने लग गए। तो ठीक है भाई, उसको हमने $100 दिया, हमने कहा चलो फ्री, बस कहाँ पे हमारी बता भाई, बस में बैठते हैं और चलते हैं। कहता अभी आपके पासपोर्ट वो लोग देंगे और तब तक थोड़ा वेट करो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आया, मैंने भाई क्या सिचुएशन, कहता अब आपका 1.5 घंटे का इंटरव्यू होएगा और उसके बाद आप जा सकते हो ओडेसा अपनी ट्रेन लेने। मैंने कहा भाई 1.5 घंटे का इंटरव्यू होएगा तो कैसे ओडेसा पहुंच जाएंगे? ये शुरू के मान लो आधे पौने घंटे की बात बताई अभी तक मैंने आपको बस, और हम 10 घंटे तक बैठे थे बॉर्डर पे, 10 घंटे तक, रात को 1 बजे पहुंचे, जैसे आपने वीडियो में देखा, अभी देखोगे या फिर थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया, सुनसान सड़कों पे कर्फ्यू के बीचों बीच। भाई ये सब होने के बाद हम बैठे थे, वो आया भाई, हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वो अंदर ले गया यूक्रेन वाला। मैंने कहा भाई $100 दिए किस चीज के हमने? अभी तक तो तुम्हारे लिए भाई जो मेडिसिन थी सबसे बड़ी चीज थी वो
सब लोग मेडिसिन के पीछे लगे हुए थे। 4 पुलिस वालों को यहाँ से बुला लिया, 4 को यहाँ से, देखो इनके यहाँ क्या निकला, देखो इनके यहाँ क्या निकला है। वो मेडिसिन हम बैग में पैक करके वापस रख चुके थे। अभी हमारे पास वो मेडिसिन अवेलेबल पड़ी है भाई, बिल्कुल एज इट इज पड़ी है, एक भी चीज उसमें से फेंकवाई नहीं उन्होंने हमको। हमने बोला भी कि भाई मेडिसिन अगर ये इलीगल तुमको लग रहा है कि भाई नहीं लेके जा सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो फेंक दो इन चीजों को। उन्होंने फेंका भी नहीं, क्योंकि उनको चाहिए थी भाई सीधी सीधी रिश्वत। और इस चीज में चाहे रिश्वत मोल्डोवा वाले के हाथ में दे के आया हूं मैं, सपोर्ट यूक्रेन वालों ने भी हमारा नहीं करा कि भाई यूक्रेन में तो ये चीज लानी अलाउड है। सपोर्ट उन्होंने नहीं करा, क्योंकि उनकी भी मिली भगत थी। आगे जाके पैसे बटे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 4-5 लोगों ने आपस में बांट के खाए होंगे। भाई होते होते क्या ही होना था वही हुआ जो मेरे साथ 2019 में हुआ था। मेरे को ट्रेन से उतारा था उन्होंने, वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे मेरे से पूछताछ करी थी, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, कितने पैसे हैं बैंक में, कितने तुम अभी कैरी करो। सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चनिंग 2025 में मेरे साथ हुई दोबारा से। मतलब अभी क्या तो परमवीर था, सेम क्वेश्चन, क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, क्यों आए हो, ये वो। अरे भाई टूरिस्ट वीज़ा तुम लोगों ने अप्रूव कराया, हमने तो ज़बरदस्ती लिया नहीं तुमसे टूरिस्ट वीज़ा, तुम्हारी साइट पे जाके दिया हमने, तुमने अप्रूव करा कि हाँ भाई एज ए टूरिस्ट तुम लोग वेलकम हो, तो हम आए हैं। भाई होते होते चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, बाहर बिठा दिए 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बाहर बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं भाई। बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, 250-300 बंदे अलग अलग बसों में पार हो गए हैं, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। इतनी देर में हमारे पास आके एक रशियन लड़की बैठ गई। सोच सकता, मोल्डोवा से एक रशियन लड़की आई है जो कि यूक्रेन जा रही है रशियन पासपोर्ट के साथ। सोचो इस सिचुएशन में। उस लड़की से बहुत पूछताछ हुई, 2-3 बार अंदर बुलाए बाहर करा, अंदर बुलाया बाहर करा। हमसे 2 घंटे बाद आई थी वो लड़की, हमसे 3 घंटे पहले उसको फ्री कर दिया रशियन लड़की को। और इंडियन बंदे रिश्वत दे के भी बॉर्डर पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको लग रहा है कि रशियन से ज़्यादा खतरा इनको इस टाइम इंडिया से है, और इनको बम ये जो गिरने लग रहे हैं इनके शहरों पे डेली, इससे ज़्यादा खतरा एक पैरासीटामोल के पत्ते से है। रिश्वत खाने के लिए इन्होंने ये सब करा। पहले दवाइयों का ड्रामा हमने सपोर्ट कर दिया, हमने कहा भाई चलो ठीक है यार छुट्टी करो, इतना टाइम हमारा ज़्यादा कीमती है, छोड़ो तुम पैसे लो और हमको जाने दो। भाई पूछते रहे, फिर आखिरी में आके कहते हैं अब तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। सेम चीज़ मेरे साथ 2019 में हुई थी भाई। वीडियो कैमरा सामने सेटअप करके वीडियो रिकॉर्डिंग करी। आपके पास होटल बुकिंग है? मैंने कहा यस। आपके पास ट्रेन टिकट है? मैंने कहा यस। आपके पास ये है? आप क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग में करके उसने फिर बंद करती वीडियो रिकॉर्डिंग और फिर कहता बाहर बैठो जाके। फिर बाहर बैठो, टाइम हो गया 10 बज गए, 11 बज गए। मेडिसिन जिसका इन्होंने इतना ड्रामा करा था सिर्फ रिश्वत लेने के लिए, वो हमारे बैगों में पड़ी हैं। कोई किसी को दिक्कत नहीं है, मेडिसिन थी नहीं थी। फिर जब आखिरी में हमारा स्टैम्प होके आया पासपोर्ट, आखिरी में भाई यूक्रेन का कस्टम्स वाला आया, कहता अब दोबारा बैग खोलो। भाई इतना गुस्सा आया ना उस टाइम हमको, दोबारा बैग खोलो। पर उस आदमी को पता नहीं था, वो तो नॉर्मली बस बैग खुलवा के उसने चेक करा और उसको कुछ दिखा नहीं। वो कहता ठीक है पैक करो और जाओ। फिर रात को भाई वहाँ पे एक मिनी वैन वाला आया जो 4-5 कस्टमर लेके आ रहा था किसी नाव से। कहता आपको उड़ीसा जाना है क्या? हमने कहा जाना है। कहता 10 यूरो पर पर्सन लगेंगे। 20 यूरो बस वाले को दिए थे उड़ीसा तक जाने के, 10 इसको दिए, पूरी राइड 30 यूरो की पड़ गई। और फिर हम जाके रात को 1:30 बजे के करीब हम उड़ीसा पहुंचे इस होटल में। भाई इस सब चीज़ों से मेरे को एक चीज़ पता चली कि ना तो इनको हमारी गोलियों से मतलब था कि हम कौन सी मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, इनको मतलब था बस हमारी नेशनैलिटी से। रशियनों को भी छोड़ दिया भाई, काफ़ी सारे रशियन पास हुए थे इस टाइम में, सिर्फ अकेली लड़की नहीं थी। वो तो हमने उसका पासपोर्ट देखे और हमारे साथ आके बैठी थी, तो हमको पता चल गया कि भाई रशियन भी इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं। कई सारे रशियंस को पार कर दिया भाई उस टाइम। सिर्फ बैठा कौन है? इंडियन। मतलब जो तुम्हारे देश में आके सिक्योरिटी को थ्रेट है वो रशियन लोगों से तो है ही नहीं, तुम मान रहे हो। तुमको थ्रेट ज़्यादा इंडियन लोगों से है। 6-7 कितने घंटे हुए भाई? 3:30 पहुंचे हम, 12 बजे फ्री हुए। 9 घंटे भाई बॉर्डर पे बिठा के रखा हमको, 9 घंटे। कहाँ क्या फाइल भेजी है हमको नहीं पता भाई। इतना गुस्सा आया हुआ था उस टाइम, इतना गुस्सा आया हुआ था, मतलब हर मिनट गुस्सा आ रहा था मेरे को तो कि भाई मैं आया ही क्यों, मैं क्या ऐसा क्या दिखाना था इनके देश का, मैं क्या क्यों आया मैं भाई।
इतना परेशान करना एक बंदे को जो तुम्हारे से ही वीज़ा लेके आया है। ठीक है भाई, वीज़ा लेने के बाद भी जांच पड़ताल कर सकते हो, पर 9 घंटे तक कौन करता है भाई। पिछली बार भी यही हुआ था, ट्रेन भूल जाओ अपनी, बस भी भूल जाओ, निकल गई। पिछली बार भी यही हुआ था भाई, मेरे को ट्रेन से उतार दे, कहता ट्रेन तो तेरी गई, अब सुबह तेरे को ट्रेन मिलेगी। इस ठंड में भाई मेरे को सुलाया था उन्होंने वहाँ पे लकड़ी के बेंच पे, और इस टाइम भी यही हुआ है। यूक्रेन मेरे को लग रहा है भाई पता नहीं कभी से ही इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, और शायद इंडिया भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा इतना, तो ये क्या खुंदक निकाल रहे हैं। पर ऐसी कौन सी खुंदक है भाई कि जो तुम रशिया से ज़्यादा निकालने लग रहे हो इंडिया पे। क्योंकि परमवीर ने ये भी पूछा था उससे जाके, जब अकेले में इंटरव्यू हो रहा था, बता रहा था मेरे को कि भाई मैंने पूछा है क्यों हो रहा है, मेरी नेशनैलिटी की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बोला पहले उस बंदे ने कुछ टाइप किया अपने फ़ोन में और थोड़ा सा प्ले कर दिया, और उसमें सुनाई दिया, परमवीर कह रहा है मेरे को कि इंडिया इज़ क्रॉसिंग द लिमिट्स, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ सुनाई दिया कह रहा है, पता नहीं क्या था वो, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर उसने फटाफट मिटाया और कहता जस्ट ए बैड डे, ऐसे बोला। ऐसा है भाई तो ठीक है, पर फिर हटा दो अपने साइड से वो ई वीज़ा वाला यार। सब कुछ निकल गया हमारा, पूरे का पूरा दिन वेस्ट हो गया, उड़ीसा नहीं पाए, ट्रेन निकल गई हमारी। आज का पूरा दिन उड़ीसा में वेस्ट हो गया क्योंकि ट्रेन सिर्फ रात को चलती है कि टाइम वेस्ट हुआ, इतनी दूर से मैं आया, सब मतलब करप्ट बॉर्डर ऑफिशियल्स की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। रिश्वत में मोल्डोवा वालों के हाथ में दे गया, पर सपोर्ट यूक्रेनियंस ने भी नहीं करा। वो बॉर्डर वाला गार्ड चेक करने आया ही क्यों, उसका काम ही इमिग्रेशन का था, वो कस्टम्स वाला था ही नहीं बंदा जिसने हमारा इंटरव्यू वगैरह करा, वो इमिग्रेशन वाला बंदा था। कस्टम्स वाला तो यूक्रेन वाला आखिरी में चेक करने आया है, वो आया ही क्यों मोल्डोवा वाले के बुलाने पे कि भाई तू चेक कर। अरे तू इमिग्रेशन वाला है, तू कह दे भाई मेरा काम नहीं है, यूक्रेन का कस्टम्स वाला देखेगा। फिर हमको ये हो जाता है कि हाँ भाई इसमें यूक्रेनियन बंदों ने कोई साथ नहीं दिया मोल्डोवा वालों का। यूक्रेनियन बंदे अपने ठीक है, इनके यहाँ पे जंग लगी हुई है, बेचारे ईमानदार हैं, इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। वो इमिग्रेशन वाला बंदा आया ही क्यों दवाई चेक करने, उसका काम ही नहीं है, कस्टम्स वालों का काम है। अगर मोल्डोवा वाले हमको घेर के बैठ जाते कि भाई हाँ नहीं देखो फाइन लगेगा फाइन लगेगा फाइन लगेगा, तो फिर हम उनसे लड़ भी सकते थे। पर अब यूक्रेनियन वाला भी बंदा आ गया तो हमको लगने लगा कि भाई यूक्रेन वाले ही मना करने लग रहे हैं कि भाई नहीं यूक्रेन में ये सब नहीं आ सकता। वो इमिग्रेशन वाला बंदा था, अब हमको क्या पता कौन कस्टम्स वाला है, कौन इमिग्रेशन वाला है, कौन मोल्डोवा की साइड है, कौन यूक्रेन की साइड है। एक ही रूम के अंदर ये सब कुछ चलने लग रहा था, एक ही पूरा ऑफिस सा बना रखा है, वहीं पे यूक्रेन वाले हैं, वहीं पे मोल्डोवा वाले हैं, वहीं पे इमिग्रेशन है, वहीं पे कस्टम्स है। कुछ नहीं पता था भाई कौन किसकी साइड का बंदा। दो तरफ मशीनें रखी हुई हैं, यूक्रेन वाले भी इसी मशीन को यूज कर रहे हैं, मोल्डोवा वाले भी इस मशीन को यूज कर रहे हैं। भाई अलग अलग मशीन यूज करो, अपने फ्लैग्स लगाओ कि किसका इमिग्रेशन काउंटर कौन सा है, किसका कस्टम्स वाला कौन सा है। किसी ने कुछ नहीं कर रखा, अपना सबने झुंड बनाया, $100 उतारे हमसे, हमारा टाइम वेस्ट करा, बस का टाइम वेस्ट करा, पता नहीं क्या इंडियन से खुंदस उतारी। अब कुछ नहीं कह सकते, वो तो चलो ठीक है। ये हुआ था मेरे साथ 2019 में भी, तब भी मैंने बताया था कि भाई ऐसे पूरी ट्रेन में से सिर्फ एक बंदे को उतार के लाए थे, जो कि मैं। अरे भाई वीज़ा ही क्यों देते हो, उस टाइम तो मैं एम्बेसी से वीज़ा लेके गया था, स्टिकर वीज़ा, तो तुम वीज़ा ही क्यों देते हो इतनी ज़्यादा। पहले तुम 10 दिन तक पासपोर्ट को एम्बेसी में रखते हो, जाँच पड़ताल कर रहे हो ना, और उसके बाद तुम ट्रेन से भी उतार रहे हो जांच पड़ताल करने के लिए। अरे भाई पहले ही कर लो ना वो सारी जांच पड़ताल। सेम चीज़ रशिया भी करता है, ऐसी बात नहीं रशिया नहीं करता। रशिया से भाई पूरे का पूरा ग्रुप 2 डिपोर्ट होके आ रहा है भाई, 10-10 बंदे डिपोर्ट होके आ रहे हैं, दुनिया डिपोर्ट हो रही है रशिया से। इंडियंस जो ई वीज़ा कह रहे हैं कि ई वीज़ा कर दिया, वो ई वीज़ा किसी काम का ही नहीं है। जब तुम जाके बंदा 50-60 हज़ार की फ्लाइट लेके जाएगा, उसका वीज़ा देख के तुम डिपोर्ट, इससे तो वीज़ा स्ट्रिक्ट कर दो। चलो ये सब हुआ भाई, 1:30 बजे हम यहाँ पे उतरे उस मिनी वैन से, पास में एक होटल कराया। मैंने कहा भाई बड़े वाला कोई होटल करा ले, क्योंकि उसी का रिसेप्शन खुला मिले, क्योंकि बाय द रूल्स यहाँ पे शायद 10 या 11 बजे कर्फ्यू चालू हो जाता है। तो कर्फ्यू का मतलब कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता। जब मैं चल रहा था एक कुत्ता भी बाहर नहीं था भाई, और इतना डर लग रहा था, मतलब ऐसे भूतिया फिल्म बनी हुई थी। खैर 2 बंदे थे और नींद इतनी ज़्यादा आ रखी थी, मैं भाई चल 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 बस होटल चल, और सोना है, आराम से सुबह उठ के देखेंगे। चलो अब तो सुबह हो गई, रात को तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और काफ़ी कुछ छूट भी गया होगा इस वीडियो में, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना वो एकदम से ही आते हैं और एकदम से वीडियो बना देनी चाहिए। पर मैंने कहा यार सोते हैं अभी, बड़ा नॉर्मल होके वीडियो बनाई है मैंने, वरना गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि भाई तुम्हारा दिन बर्बाद होने वाला है, बम यहाँ फटने लग रहे हैं, दिल्ली के तुम्हारे यहाँ पे सैनिक बनने लग रहे हैं, और तुम किस पे आगे मुंडी लाने लग रहे हो, एक पैरासीटामोल के पत्ते पे, एक स्टोमक इन्फेक्शन के पत्ते पे। इन चीज़ों पे तुम आके कह रहे हो नहीं भाई साहब ये तो बहुत इलीगल चीज़ कैरी कर रहे हो। अरे भाई साहब नहीं यार, ये तो तुम तबाह कर दोगे हमारे देश को। नहीं
क्या नॉनसेंस चल रही है भाई, बताओ। अरे हैरानी की बात यह है कि यार रशियन बंदे पार कर रहे हैं यूक्रेन में और इंडियन दो बैठे हैं पागलों की तरह। और भाई बहुत सारे लोग कह देंगे कि भाई तुमको जाना ही क्यों था, इस टाइम वॉर चल रही है, तुमको नहीं पता यूक्रेन में वॉर चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुमको क्यों जाना था। इस चीज़ें बहुत लोग सवाल उठा देते हैं। भाई पहली बात, ये मेरा काम है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ट्रैवल वीडियो बनाना, ये हमारा काम है। अगर कोई जर्नलिस्ट वॉर टोन सिचुएशन में जाता है तो उसको ये नहीं कहता भाई तू जर्नलिस्ट है, तेरे को पता नहीं था यहाँ पे जंग चलने लग रही है। भाई उसका काम है वो जर्नलिज्म करना, ठीक है, जर्नलिज्म करना काम है, हमारा ट्रैवल वीडियो बनाना काम है। और हम कोई इलीगल तरीके से नहीं आ रहे थे। ई वीज़ा हमारे पास था, वैलिड पासपोर्ट था, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, होटल बुकिंग से लेकर, ट्रेन बुकिंग से लेकर, एग्जिट ट्रेन बुकिंग से लेकर, सब कुछ था भाई, जो कि यूक्रेन ने क्या कहते हैं कह रखा है कि भाई ये चीज चाहिए आपको आने के लिए। तो कई सारे लोग जो कह देते हैं ना भाई तुम ऐसी अफ्रीका देश जाते ही क्यों हो, ऐसे वॉर टोन कंट्रीज में जाते ही क्यों हो जहाँ पे तुम फंस जाओ। अरे भाई तुम लोगों को तो भाई जवाब देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहीं तक सीमित है कि भाई इंडियन हो तो बस जाओ काम करने जाओ बाहर, यूके, लंदन, पेरिस, यहाँ जाओ बस नौकरी चाकरी करने। ऐसे मोल्डोवा भी कोई नहीं आता भाई इंडियन, टेंशन मतलब एक भी रेस्टोरेंट नहीं इंडियन इंडिया का मोल्डोवा में, इंडियन रेस्टोरेंट है ही नहीं मोल्डोवा में, क्योंकि आता ही नहीं कोई। तो कहते मोल्डोवा भी कौन जाता है। तो ऐसा नहीं होता भाई, कई लोग होते हैं जो कि ये सब रिस्क वगैरह लेते हैं और इसकी वजह से आपको कंटेंट देखने को मिलता है। कई लोग होते हैं जो जर्नलिज्म करने गाजा भी गए इस टाइम पे। तो गाजा की सिचुएशन तो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं कि वो भाई क्यों गया तू गाजा, भाई उसका काम है जर्नलिज्म करना। और जहाँ तक हमको सेफ लग रहा है, हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंग वाले माहौल में चले गए, और ऐसा बिल्कुल सेफ सिटी है ये अभी के हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा, ठीक है। कीव में थोड़ा बहुत हुआ है, खारकीव साइड बहुत ज़्यादा हुआ है, हम जा नहीं रहे वहाँ पे खारकीव साइड। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं तक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ बाय द रूल्स फॉलो करके, और ना इंडियन सरकार ने बैन लगा रखा कि आप यूक्रेन नहीं जा सकते। एडवाइजरी हालांकि जरूर जारी होगी कि भाई आप एडवाइजरी है ये, आप मत जाओ, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसी एडवाइजरी भाई 50 देशों के लिए अफ्रीका में, ठीक है। और ऐसी एडवाइजरी अमेरिकन ने अपने सिटीजन्स के लिए इंडिया के लिए रखी है अमेरिका ने कि भाई इंडिया मत जाओ, इंडिया जाना खतरा है। अमेरिकन सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी है भाई। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया डेंजरस हो गया पूरा, एक एडवाइजरी जारी है कि भाई मत जाओ, बैन नहीं है। इंडियन पासपोर्ट पे येमेन जाना बैन है, पता है आपको, आप जा भी नहीं सकते, कोई एडवाइजरी भी नहीं है, उसको कहते हैं बैन होना। यूएस पासपोर्ट पे आप नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते, वो बैन है, ठीक है। बैन और एडवाइजरी में फर्क होता है, ये आप समझ जाओ तो ठीक है, वरना इसमें जो गलत बोलने वाले आएंगे। मैंने अपना बस नॉर्मल बॉर्डर एक्सपीरियंस बताया। अगर मेरे पास ये मान लो 4-5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉर्डर एक्सपीरियंस से, ऐसा कई बार हो चुका है। पर दिन कम थे और ऐसे देश जा रहे हैं जो भाई तुमको पैसों की जरूरत है, और वहाँ पे तुम हमको रोकने लग रहे हो। यहाँ पे आके भाई हमने होटल लिया, अब खाना खाएंगे, जाके ट्रेन लेंगे, तुम्हारी मतलब खर्चा पानी करेंगे, तो तुम्हारी इकोनॉमी में पैसे आएंगे जो तुम यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। वो देश हमको इतना टॉर्चर कर रहा है, तब जाके गुस्सा आया था। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये तो मेरा भाई पहले यूक्रेन घुसने का एक्सपीरियंस इतना हो गया, चलते हैं बाहर, दिन हो गया अगला, ओडेसा का शहर देखते हैं और देखते हैं भाई कीव कैसे पहुंचेंगे हम।